हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग पीवाईक्यू डिस्कशन कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी हम लोग 105 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हैं 78 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी काम किया है। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं पीवाईक्यू का वो बहुत ही लंबा खींच रहा है। वो इसलिए लंबा हो रहा है क्योंकि हम लोग सभी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर उस टॉपिक से आगे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, और आपको इसका नोट्स बनाना है और नोट्स को प्रॉपर रिवाइज़ करना है और मॉक टेस्ट में उसका तैयारी करना है, जिससे कि आपको जो है आपका प्रीलिम्स सिक्योर रहे। बहुत ही अच्छा मार्क्स से आप प्रीलिम्स क्लियर करें, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हर्यक वंश इन एंशियंट बिहार। बिहार की डायनेस्टीज़ के बारे में पूछ रहा है। बिहार में बहुत सारा डायनेस्टी जो है वो आया था। तो जैसे यहाँ पे हर्यक वंश आपसे पूछ रहा है, ये कभी पूछ सकता है कि बृहद्रथ वंश के बारे में पूछ सकता है, या मौर्य वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में। तो हम लोग सभी वंश, ठीक है, के बारे में आज डिटेल से डिस्कस करते हैं कि बिहार के एंशियंट बिहार में, प्राचीन बिहार में कौन कौन सी डायनेस्टीज जो है, कौन कौन से वंश, महाराजा राजाओं के कौन कौन से वंश जो है वो बिहार में थे। ठीक है, सिर्फ हम लोग हर्यक वंश की बात नहीं करेंगे, सभी वंश को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, मगध एम्पायर, ये सभी जो वंश थे ना, ये मगध में शासन कर रहे थे। मगध जो है, देखो, सबसे पहले तो इंसान जो है वो एक आदि मानव था। हम लोग सब आदि मानव जनजाति थे, हम लोग कबीलों में रहा करते थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सभी लोग संगठित होते गए। धीरे धीरे लोगों में कॉन्सेप्ट हुआ कि खेती करनी है, और लोग घर बनाने लगे, खेती करने लगे, एक जगह रुक के रहने लगे। पहले लोग जो है ना नोमैडिक होते थे, मीन्स कि वो घूमते थे, भेड़ बकरियां चराते थे, आज यहाँ हैं तो कल जम्मू कश्मीर में पहुँच जाते थे, मतलब घूमते रहते थे। फिर अफ्रीका से एशिया, एशिया से यूरोप, इस तरह से लोग घूमते रहते थे। ठीक है, उनका कोई सेटलमेंट नहीं हुआ करता था, परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन बाद में लोग जो है वो खेती करने लगे, और खेती ऐसा चीज़ है जिसके लिए आपको रहना पड़ेगा। 3 महीना खेती कीजिएगा, फिर काटिएगा, फिर खाइएगा, फिर खेती कीजिएगा। तो लोग जब खेती स्टार्ट किए तो लोग एक ही जगह पर रहने लग गए। तो धीरे धीरे उनका एक समुदाय बनने लगा, और उस समुदाय का एक राजा होने लगा। फिर इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ने लगी। ठीक है, तो 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पे, 6th सेंचुरी बीसी, ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले के आसपास इंडिया में कुल मिलाकर के 16 राज्य कह सकते हैं आप, यानी कि 16 महाजनपद थे। ठीक है, क्या थे? 16 महाजनपद थे। ये जो महाजनपद थे, मतलब जनपद मतलब समझो कि एक राज्य, जन मने लोग, जनपद मने राज्य, और बड़े राज्य हो गए तो उनका नाम हो गया महाजनपद। तो 16 महाजनपद थे। ठीक है, मगध में, सॉरी इंडिया में। ठीक है, तो 6th सेंचुरी बीसी में टोटल इंडिया में 16 महाजनपद थे। देख लो, 16 महाजनपद ये रहे आपके, द 16 महाजनपद विद देयर कैपिटल्स। कौन कौन सा जनपद जो है वो कहाँ कहाँ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो एग्ज़ाम में है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी राजधानी मैचिंग में दे सकता है कि उनकी किसकी राजधानी कौन सी थी। जैसे मगध आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, मगध जो है वो आपको क्या, जैसे अभी पटना, गया, नालंदा के आसपास का जो एरिया है ये है मगध। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। उसके बाद भागलपुर के आसपास का जो एरिया था वो था अंग। ठीक है, अंग की राजधानी थी चंपा। उसके बाद वैशाली के आसपास था वज्जी। ये जो है ये रिपब्लिक था। वज्जी संघ जो है यहाँ पे लोकतंत्र था। इसके बाद काशी, काशी का राजधानी वाराणसी। मल्ल, ठीक है, मल्ल की राजधानी कुशीनारा। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है, कौशल। फिर पांचाल, पांचाल का राजधानी अहिच्छन्न या काम्पिल्य। ठीक है, पांचाल वो था जहाँ से पांचाली बिलोंग करती थी। आपको पता होगा, जब आप लोग महाभारत पढ़े होंगे तो ये सब आपको आया, मतलब महाभारत में ये सभी वर्ड्स आते हैं। जैसे कि अंग नरेश बनाया गया था, इसको क्या कहते हैं, कर्ण जो थे उनको अंग नरेश बनाया गया था। उसी तरह पांचाल की रहने वाली थी पांचाली। पांचाली मीन्स द्रौपदी जो है वो पांचाल की रहने वाली थी। ठीक है, कौशल, कौशल का कौन, कौशल की रहने वाली थी कौशल्या, कौशल देश की। कुरु, कुरु हस्तिनापुर,
हस्तिनापुर जहाँ का मतलब जहाँ पे पूरा महाभारत जो है वो जहाँ का है वो हस्तिनापुर है, दिल्ली के आसपास। तो हो गया कुरु। ठीक है। मथुरा, मथुरा का की राजधानी थी सौरसेन। मथुरा की राजधानी सौरसेन। वत्स, वत्स की राजधानी कौसाम्बी। चेदी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती। अवंती, उज्जैन। विराटनगर जो राजस्थान में, विराटनगर मत्स्य उसकी राजधानी थी। और सबसे नीचे दक्षिण में है असाका, इसकी राजधानी था पोटली, या इसको अस्मक बोलते हैं, अस्मक पढ़िएगा आप लोग, अस्मक। इसकी राजधानी थी पोटली। और इंडिया के बाहर दो था, एक तो गांधार, ठीक है, गांधार नरेश जहाँ से गांधारी बिलोंग करती थी, ठीक है, गांधार जहाँ पे तक्षशिला भी है। और एक है कंबोज, कंबोज रायपुर, कंबोज की राजधानी। तो ये टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से क्वेश्चन देखो ये पूछा जाता है कि इंडिया के बाहर कौन कौन था, तो दो है, कंबोज और गांधार। इसके बाद सबसे दक्षिण में कौन था, तो अस्मक। ठीक है। सबसे ज़्यादा पावरफुल दो मोस्ट पावरफुल थे, एक तो मगध और दूसरा अवंती। तो शुरू में ये 16 थे, पर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मगध के जो राजा लोग थे वो लोग फिर ज़्यादा पावरफुल होते गए। उन लोगों ने सबसे लड़ाई की। मगध के जो राजा थे उसने वज्जी को लड़ा के वज्जी को मतलब जीत लिया, तो इसको भी अपने पार्ट में मिला लिया। काशी को मिला लिया, मल्ल को मिला लिया, कौशल को मिला लिया, चेदी को मिला लिया, अवंती को मिला लिया। इस तरह से मगध बड़ा होता गया, मगध एम्पायर। और एक टाइम मौर्य के टाइम पे ऐसा हुआ कि पूरा 16 खत्म हो गया, सिर्फ क्या बच गया, मगध, पूरा मगध। समझ में आया। तो मगध एम्पायर जो है ना, उसमें जब मौर्य के राजा जो है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये लोग जब शासन करने लगे तो 16 महाजनपद समाप्त हो गया। तो हम लोग पूरा डिटेल से इसको देखते हैं। ये 16 महाजनपद आप याद कर लीजिएगा, इसकी राजधानी याद कर लीजिएगा। ठीक है। हम लोग फिलहाल सिर्फ मगध एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, बाकियों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो मगध जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था इन महाजनपदों में। इट वाज लोकेटेड इन द पटना एंड गया एरिया ऑफ बिहार। अभी भी गया जो है वो मगध डिवीजन में आता है। गया में मगध यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है। और जैसे टोटल बिहार में 9 प्रमंडल है, तो एक प्रमंडल है मगध प्रमंडल। ठीक है। टू द नॉर्थ ऑफ मगध द किंगडम वाज द रिपब्लिक ऑफ वज्जी। अभी आपको फोटो में दिखाए, मगध के नॉर्थ में कौन सा है, वज्जी। देखो यहाँ पे, यहाँ देखिए, मगध के नॉर्थ में वज्जी। वज्जी जो है ना वो रिपब्लिक क्लैन था, इसीलिए इसका नाम लिखा है रिपब्लिक, गणतंत्र था वज्जी। ठीक है। गणतंत्र, जनरली उस टाइम पे लोकतंत्र हुआ नहीं करता था, पर दुनिया में पहली बार जो कहीं गणतंत्र हुआ था तो इंडिया में, बिहार के वज्जी में, और वज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक है। इसमें टोटल 8 क्लैंस थे, यानी 8 समुदाय रहते थे। इसमें जो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो हमारे क्या कहते हैं गौतम बुद्ध हैं, वो किस समुदाय से बिलोंग करते थे, तो वो 8 में से शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। ठीक है, शाक्य क्लैन से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें 8 में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो था लिच्छवी। तो एग्जाम में जब ऑप्शन पूछता है कि पहला गणतंत्र कौन था, तो लिच्छवी पूछ सकता है या फिर वज्जी लिखा रह सकता है। ठीक, तो आपको दोनों याद रखना है, वज्जी या लिच्छवी। और इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली। ठीक है। ये मगध के उत्तर में है वैशाली। टू द वेस्ट मगध वाज द काशी किंगडम। मगध के वेस्ट साइड में, मगध के नॉर्थ में हो गया आपको वज्जी, मगध के वेस्ट साइड में कौन है, काशी। ठीक है। यहाँ पे देख लो फोटो में, काशी मगध के वेस्ट साइड में काशी है। ठीक है। यहाँ मगध है और इसके ईस्ट साइड में काशी है। विथ इट्स कैपिटल एट बनारस। ठीक है, तो इजी है, काशी का कैपिटल बनारस है। कौशल लेटर कंकर्ड इट। द स्ट्रगल फॉर पावर अमोंग दीज महाजनपद स्टार्टेड इन द 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी BC में ही इन महाजनपदों के बीच में पावर स्ट्रगल शुरू हो गया था। आपस में ये लोग लड़ने लगे थे। इस स्ट्रगल में जीत के कौन निकला, 16 में से मगध, क्योंकि मगध ने 16 को अपने में सब्ज्यूम कर लिया। विच लेटर कल्मिनेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मगध एम्पायर। ठीक है, और बना मगध एम्पायर। ठीक है। अब देखिए, राइज ऑफ मगध एम्पायर। मगध एम्पायर का राइज कैसे हुआ। ठीक है। द एसेंडेंसी ऑफ सेवरल इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टीज मार्क द राइज ऑफ मगध एम्पायर इन एंसेंट इंडिया। बहुत सारा डायनेस्टीज आया। सबसे जो फर्स्ट इनिशियल डायनेस्टी था वो था बृहद्रथ डायनेस्टी। सबसे पहली डायनेस्टी माना जाता है बृहद्रथ डायनेस्टी को। इस्टेब्लिश द मगध एम्पायर एज अ सिग्निफिकेंट रीजनल पावर। इसी डायनेस्टी ने मगध एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद आता है प्रद्योत डायनेस्टी।
फर्दर कंसोलिडेटिंग द रीजन्स इन्फ्लुएंस, जिसने इस क्षेत्र के पावर को और बढ़ाया। प्रद्योत डायनेस्टी के बाद आता है हर्यक डायनेस्टी, जो क्वेश्चन में आपके पूछा गया है, अंडर द लीडर ऑफ बिम्बिसार। हर्यक डायनेस्टी किसके अंदर में आता है? बिम्बिसार के अंदर में, और उसके बेटा अजात शत्रु के अंदर में। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मगध के एरिया को बढ़ाने में, मगध का एरिया को बहुत बढ़ाया, ठीक है। और मगध का जो पॉलिटिकल पोजीशन था, जो राजनीतिक जो उसकी भूमि थी, वो भी बढ़ाई। दिस वॉज सक्सीडेड बाय द शिशुनाग डायनेस्टी, और उसके बाद आता है शिशुनाग डायनेस्टी विच कंटिन्यूड द एक्सपेंशन, जिसने और मगध को बढ़ाया, ठीक है, और ज़्यादा पावरफुल भी बनाया। सेटिंग द स्टेज फॉर द राइज ऑफ नंद डायनेस्टी। फिर आता है नंद डायनेस्टी। द नंदाज विद देयर नोटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री प्रॉस अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म मगध इंटू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ एंशियंट इंडिया। नंद डायनेस्टी ने मगध को जो है ना फिर मोस्ट पावरफुल एम्पायर बना दिया एंशियंट इंडिया का, ठीक है। प्राचीन भारत का मोस्ट पावरफुल एम्पायर किसने बनाया? नंद डायनेस्टी ने बनाया। और उसके बाद आता है मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर। तो मगध में इतने सारे लोगों ने शासन किया। सबसे पहला आपका क्या है? बृहद्रथ। बृहद्रथ के बाद प्रद्योत, प्रद्योत के बाद फिर हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद डायनेस्टी, ठीक है। और नंद डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी। तो इस तरह से इतने लोगों ने शासन किया। अब देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में। बृहद्रथ डायनेस्टी, बृहद्रथ फाउंडेड द बृहद्रथ डायनेस्टी। बृहद्रथ नाम का आदमी ही था, उसी ने बृहद्रथ वंश की स्थापना की, और ये फर्स्ट डायनेस्टी था मगध में स्टैब्लिश होने वाला। जो पहला डायनेस्टी था मगध पे रूल करने वाला, जो पहला वंश था वो था बृहद्रथ वंश। द डिटेल्स ऑफ बृहद्रथ डायनेस्टी आर गिवन इन द महाभारत एंड पुराण। महाभारतों में और पुराण में बृहद्रथ वंश का डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है, ठीक है, डिटेल लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस ही वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द 5 सन्स ऑफ वसु। इसके अनुसार वो वसु के 5 बच्चों में सबसे बड़ा था। द कुरु किंग ऑफ चेदी, वसु जो है वो चेदी के राजा थे। एंड हिज क्वीन गिरिका। इवन द ऋग्वेदा मेंशन द नेम बृहद्रथ, ऋग्वेद में भी बृहद्रथ का मेंशन है। द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय तक इस डायनेस्टी के राजाओं ने राज किया था। एंड किंग जरासंध, जरासंध का नाम आप लोग सुने होंगे, ये सबसे फेमस राजा था बृहद्रथ वंश का, ठीक है। जरासंध का राजगीर में आप देखेंगे, वहाँ पे जरासंध का अखाड़ा है। घूमने के लिए जो लोग राजगीर जाते हैं तो जरासंध का अखाड़ा, जरासंध का रूल वहीं पे था, और वो उसी अखाड़े में वो अपना प्रैक्टिस वगैरह किया करता था। कृष्ण जो है वो जरासंध से ही फिर मतलब डर के भाग गए थे, फिर युद्ध करने के लिए भीम को लेकर के आए थे। तो ये सब स्टोरी है महाभारत का। मगर जरासंध जो है वो एक्चुअल में था, और उसने राज किया था, बृहद्रथ डायनेस्टी का वो राजा था, उसने मगध पे राज किया था, ठीक है। ही इज ऑल्सो मैंशनड इन द महाभारत, महाभारत में उसको एक बहुत ही माइटी वॉरियर के रूप में दिखाया गया है। जरासंध वाज सेड टू हैव सक्सीडेड बाय हिज सन शाहदेव। जरासंध के बाद उसका बेटा शाहदेव बनता है राजा, हु वाज किल्ड इन द कुरुक्षेत्र वॉर ऑफ महाभारत। और शाहदेव की मृत्यु जो है वो महाभारत का जो युद्ध होता है कुरुक्षेत्र में, उसमें वो मारा जाता है शाहदेव, ठीक है। रिपुंजय, द लास्ट ऑफ बृहद्रथ डायनेस्टी, बृहद्रथ वंश का सबसे लास्ट राजा था वो था रिपुंजय। was believed have been killed by a minister named पुनिका या पुलिका। ऐसा माना जाता है कि रिपुंजय जो है उसको उसके मंत्री पुनिका या पुलिका, जो उसका नाम हो, उसने उसको मारा था रिपुंजय को। तो लास्ट राजा, देखो इंपॉर्टेंट 2 ही चीज़ होता है, फर्स्ट एंड लास्ट। अगर बीच वाला किसी ने कुछ बढ़िया काम किया तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बृहद्रथ डायनेस्टी, मगध का सबसे पहला डायनेस्टी कौन है? बृहद्रथ डायनेस्टी। बृहद्रथ डायनेस्टी का पहला राजा बृहद्रथ ही था। बृहद्रथ डायनेस्टी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा था जरासंध, और सबसे लास्ट राजा जो था वो था रिपुंजय। रिपुंजय को उसके मंत्री पुनिका या पुलिका ने मार दिया, नाम उसका जो हो पुनिका, उसने उसको मार दिया। रिपुंजय के मरने के बाद पुनिका अपने बेटे प्रद्योत को बैठाता है गद्दी पे, और स्टार्ट होता है प्रद्योत डायनेस्टी। यहाँ से शुरू हो जाता है दूसरा वंश, प्रद्योत वंश, ठीक है। प्रद्योत वंश के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं है हिस्टोरिकल चीज़, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास डिटेल नहीं पता है। बस प्रद्योत वंश का जो फाउंडर है वो पुनिका है, उसने अपने बेटे को फिर बैठाया था गद्दी पे। ही किल्ड हिज मास्टर रिपुंजय, उसने अपने राजा रिपुंजय को मार दिया था, जो कि लास्ट राजा था बृहद्रथ डायनेस्टी का, और अपने बच्चे को गद्दी पे बैठा दिया था। द हिस्टोरिकल फाइंडिंग ऑफ दिस डायनेस्टी आर कन्फ्यूजिंग। इस डायनेस्टी के बारे में हिस्टोरिकल बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली हैं, ठीक है। मगर प्रद्योत नाम का एक राजा अवंती में राज करता था, उज्जैन, ठीक है।
अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अवंती भी बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम था। तो प्रद्योत नाम का एक राजा अवंती में भी राज करता था। तो इसीलिए ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग बात है कि अवंती में भी राज कर रहा था और मगध में भी प्रद्योत डायनेस्टी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब आता है वो है हर्यक डायनेस्टी, जो आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, यहाँ देख लो, फोटो में दिख रहा है आपको मगध एम्पायर कहाँ पे था, इस जगह पे, बिहार में। खास करके बिहार, साउथ बिहार का जो एरिया है, यानी गंगा नदी के नीचे का जो एरिया है वो एरिया, मगर इसमें तो बंगाल भी आ रहा है, उड़ीसा भी आ रहा है, तो पूरा मगध थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, बिम्बिसार फाउंडेड दिस डायनेस्टी एंड रूल्ड रफली फ्रॉम 544 BC टू 492 BC। ठीक है, इस डायनेस्टी का पहला राजा कौन है, बिम्बिसार। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, बिम्बिसार ने, राजा बिम्बिसार ने। ठीक है, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, वो बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन, वो बुद्ध के समकालीन थे, मतलब बुद्ध भी उसी काल में थे, सेम काल में, सेम टाइम में दोनों थे, बुद्ध भी थे और बिम्बिसार भी थे, इसीलिए कहा गया कि बिम्बिसार बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, बिम्बिसार जो है वो बुद्ध के अनुयायी भी थे। ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन, बिम्बिसार ने मतलब कि अपने मगध जो साम्राज्य था उसको बड़ा करना, एनेक्शे और दूसरे दूसरे राज्यों को हड़प लेना, ये नीति स्टार्ट की। एक्सपेंशन माने एक्सपेंड किया, छोटा राज्य है उसका तो उसको बड़ा करने का कोशिश किया, और एनेक्स जो आसपास के राज्य थे उनको अपने में मिलाते गया, तब ना बड़ा होगा। तो ये पॉलिसी उसने अपनाया। उसने अंग को जीत लिया। अंग आया ना, भागलपुर में था अंग। अंग के राजा महाभारत के टाइम में कौन था, कर्ण था अंग का राजा। तो उसने अंग को भी जीत लिया। ही कंकर्ड अंग एंड इंटर्ड इनटू अ मैट्रिमोनियल अलायंस विद द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ कौशल। देखो, दो तरीके से ये अपने राज्य को बड़ा कर रहा था। दो तरीका होता है किसी को जीतने का। एक तो तरीका है कि आप उससे लड़ करके उसको जीत लीजिए, और दूसरा तरीका है कि आप उसको मतलब मित्र बना करके, या मैट्रिमोनियल अलायंस, अगर आप उसके दामाद बन जाएंगे तो उसका राज्य आपका हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है। तो क्या किया इसने, दोनों तरीका अपनाया कि युद्ध भी लड़ा और शादी, वैवाहिक बंधन भी स्थापित किया, है ना, मैट्रिमोनियल अलायंस। जैसे अकबर ने जोधा से शादी किया, तो अकबर ने जोधा से क्यों शादी किया था, क्योंकि जोधा एक राजपूत राजकुमारी थी, और अकबर अगर उससे शादी कर लिया तो सारे राजपूत जो पहले मुगलों के अगेंस्ट में थे वो सब क्या हो गए, उसके संबंधी हो गए। तो ये बहुत ही मतलब एक चालाक मूव था उसका। तो उसी प्रकार से बिम्बिसार भी यही सब क्या करता था। तो युद्ध लड़के तो उसने अंग को जीता, अंग जो कि यहाँ है आपको, ठीक है, भागलपुर के पास, ये देखो यहाँ पे। तो जब इसने एक्सपेंशन शुरू किया तो सबसे पहले इसने क्या किया, पहले तो मगध इतना था, इसने इतना बड़ा किया, अंग को इसमें मिलाया, और फिर क्या किया, शादी करना शुरू किया। वज्जी की राजकुमारी से शादी किया, काशी की राजकुमारी से शादी किया, 3 तो शादी किया था, पंजाब में जाके शादी किया। ठीक है, यहाँ देखिए, इंटर्ड इनटू अ मैट्रिमोनियल अलायंस विद द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ कौशल, कौशल नरेश की बेटी से शादी किया था। ठीक है, एंड द सिस्टर ऑफ प्रसेनजीत, कौशल नरेश की बेटी, ठीक है, उनसे वो शादी किया था, जो कि प्रसेनजीत, राजा प्रसेनजीत की बहन थी, उससे वो शादी किया था। दिस मैरिज वॉज स्ट्रेटजिक एज इट वेवर्ड ऑफ कौशल्स हॉस्टिलिटी। द सेकेंड मैरिज, ये फर्स्ट मैरिज हो गया, कौशल नरेश से शादी, कौशल नरेश की बेटी शादी कर लिया तो कौशल भी इसके अंडर में आ गया। अब कौशल से लड़ाई इसका नहीं हो सकता था। दूसरी शादी इसने लिच्छवी राजकुमारी चेल्लाना से की। ठीक है, तो वज्जी भी अब इसके अंडर में आ गया। लिच्छवी राजकुमारी चेल्लाना से शादी की इन्होंने। ठीक है, चेल्लाना ही इस अजात शत्रु की माँ थी। अजात शत्रु माने अब जो दूसरा राजा होगा, जो पहला राजा है वो है आपको बिम्बिसार, जो सेकेंड राजा है वो है बिम्बिसार का बेटा अजात शत्रु। तो अजात शत्रु की माँ जो है वो कौन थी, वो थी चेल्लाना, चेल्लाना जो कि एक लिच्छवी राजकुमारी थी। तो 2 शादी हो गया, और तीसरा शादी इसने पंजाब में किया था। द थर्ड मैरिज अलायंस वाज विद द डॉटर ऑफ मद्र क्लैन ऑफ पंजाब, पंजाब के मद्र राजकुमारी माद्री से इन्होंने शादी की थी। ठीक है, माद्री से। किंग बिम्बिसार मैरिज रिलेशन गेव हिम इनॉर्मस डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज, ये जो मैरिज रिलेशन बना रहा था सबसे, इससे इसको बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक पावर जो है, प्रेस्टीज इसको मिला, एंड स्कोप टू एस्टेब्लिश द मगध एम्पायर एज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ इट्स टाइम, और इसी के कारण मगध अपने समय का मोस्ट पावरफुल एम्पायर बना।
बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु राजगद्दी पे बैठता है और अजातशत्रु अपने पिता को मार करके राजगद्दी पे बैठता है, यानी कि बिंबिसार को। ठीक है, बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पे बैठता है। फिर अजातशत्रु की हत्या करके उसका बेटा उदयीन गद्दी पे बैठता है। तो उस टाइम पता नहीं ये क्या सिस्टम चल रहा था कि जो भी सन होता था वो अपने पिता की हत्या करके ही फिर वो गद्दी पे बैठते थे। तो 3 ही राजा जो है इम्पॉर्टेंट हुआ है इस डायनेस्टी में। तो पहला तो है आपका बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना, बस यही कि इसने हर्यक वंश की स्थापना की, इसने ये शादी की, बस हो गया, बात खत्म। ठीक है, ये बुद्ध के समकालीन थे। तो इनका बेटा अजातशत्रु भी बुद्ध के समकालीन था। बुद्ध उस समय भी जिंदा थे जब अजातशत्रु राज कर रहा था। अजातशत्रु फॉलोड अ मोर सीवियर एंड अग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसी। अजातशत्रु भी अब एक्सपेंशन पॉलिसी अपनाया, मतलब मगध को बड़ा करने का, एक्सपेंड करने का। मगर इसका पॉलिसी अपने पिता से अलग था अजातशत्रु का। ठीक है, उसके पिता तो लड़ाई तो सिर्फ इससे किए थे ना, क्या बोलते हैं आपको, अंग से लड़ाई किए थे सिर्फ। मगर अजातशत्रु जो है वो मैट्रिमोनियल लाइंस नहीं कर रहा था, वो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। उसने जो है ना एग्रेसिव पॉलिसी अपनाया, लड़ाई करके वो मगध को बड़ा करने की कोशिश किया। ठीक है, विच ब्राउट काशी अंडर इज इन्फ्लुएंस। उसने काशी को सबसे पहले अपने अंडर में लिया, काशी बनारस। ऑल दो अजातशत्रु वॉज अ सन ऑफ लिच्छवी प्रिंसेस, वो लिच्छवी राजकुमारी का बेटा था, मगर फिर भी उसने वैशाली के साथ जाके लड़ाई किया और वैशाली को भी अपने अंडर में कर लिया। विच इवेंचुअली वॉन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ 16 ईयर्स। 16 साल तक वो अपने नानी घर में ही लड़ाई करते रहा। ठीक है, वैशाली मतलब जहाँ की उसकी माँ थी वज्जी, और वज्जी को भी फिर उसने अपने में मिला लिया। मगध एम्पायर जो है वो और बड़ा हो गया, काशी और वैशाली भी उसमें मिक्स हो गए। समझ गए। अजातशत्रु को सक्सीड करता है उसका बेटा उदयीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही बिल्ट फोर्ट्स अपॉन द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड सोन रिवर ऑफ पटना। उदयीन जो है वो अपना महल कहाँ बनाता है, पटना में, गंगा और सोन नदी के किनारे। ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम के पास उदयीन अपना महल बनाता है और उसने वो पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना करता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की, उदयीन। ठीक है, और किसने राजधानी को पाटलिपुत्र लाया, क्योंकि जब देखो जरासंध के टाइम में कहो, बृहद्रथ वंश के टाइम में, या फिर प्रद्योत के टाइम, या फिर इसके बिंबिसार अजातशत्रु के टाइम जो राजधानी थी वो कहाँ थी, राजगीर में। राजगीर का बहुत सारा नाम था, राजगीर भी नाम था, राजगृह भी नाम था, और एक और नाम था गिरिब्रज। गिरिब्रज, तो क्वेश्चन में अगर गिरिब्रज पूछ दे तो आप कंफ्यूज मत होना, ये भी राजगीर ही है। तो सबसे पहली जो राजधानी थी मगध की वो राजगीर थी, क्योंकि राजगीर जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल जगह है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, वहाँ पे मतलब जल्दी कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। तो फिर उदयीन जो था ना, इसने क्या किया, राजधानी को शिफ्ट कर दिया, राजगीर टू पटना। ठीक है, राजधानी शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्रा, और वहाँ पे इसने अपना महल बनाया था गंगा और सोन के किनारे। तो पाटलिपुत्रा भी एक स्ट्रेटेजिकल जगह था, वहाँ भी जल्दी कोई आक्रमण नहीं कर सकता था क्योंकि वो नदियों के बीच में था। ठीक है, दिस प्रोवाइडेड एन इनविंसिबल डिफेंस एंड एम्पल स्कोप फॉर एम्पायर एक्सपेंशन। अब वो अपना एम्पायर को और अधिक बड़ा कर सकता था, अपनी सेना, जैसे पहले सिर्फ थल सेना होगा, अब वो जल सेना भी बना सकता था। ठीक है, एम्पायर और एक्सपेंड कर सकता था, ट्रेड बढ़ा सकता था, व्यापार हो सकता था नदियों के माध्यम से। तो मगध जो है उसको और मतलब कि और प्रॉस्परस, ठीक है, बनाने का ये एक अच्छा कदम था। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग फाउंडेड द शिशुनाग डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के पहला राजा कौन है, शिशुनाग। इसका बेटा कौन था, कालाशोक। ठीक है, कालाशोक। कालाशोक जो है वो अपनी राजधानी क्या करता है, पाटलिपुत्रा से अभी राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्रा, वो राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर देता है, वैशाली। ठीक है, कालाशोक जो है वो राजधानी को पाटलिपुत्रा से वापस वैशाली लेके चले जाता है, वज्जी वैशाली। द मोस्ट प्रोमिनेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग वॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंतीज पावर। शिशुनाग का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था, मतलब शिशुनाग डायनेस्टी भी लड़ाई करते रहा, किससे, अवंती, उज्जैन, उज्जैन अवंती का मध्य प्रदेश, वहाँ जाके लड़ते रहा और उसके पावर को ख़त्म किया। ठीक है, और अवंती को भी फिर मगध एम्पायर में मिला लिया, शिशुनाग डायनेस्टी। देख लो यहाँ पे। ठीक है, ये सब तो मिल ही गए थे, अभी अवंती को लड़ करके फिर अवंती को भी अपने में मिला लिया, तो थोड़ा बड़ा हो गया।
दिस एंडेड द लॉन्ग राइवलरी फॉर पावर बिटवीन द मगध एम्पायर एंड अवंती एम्पायर। जो लंबा युद्ध चला आ रहा था मगध और अवंती के बीच में, वो एंड हुआ। आफ्टर दिस अवंती वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर मगध एम्पायर। अवंती जो है वो मगध के अंडर में आ गया और मौर्यन के टाइम तक जो है मगध के अंडर में रहा। तो कौन अवंती को मगध में मिलाया? शिशुनाग। ठीक है, अवंती को मगध में मिलाने वाले कौन थे? शिशुनाग। महानंद जो है वो लास्ट रूलर था शिशुनाग डायनेस्टी का। शिशुनाग का पहला रूलर शिशुनाग, शिशुनाग का बेटा कालाशोक जो राजधानी को वैशाली ले गया, उसके बारे में बस इतना जानना है। और इसके बाद जो रूलर है वो है, लास्ट रूलर जो है वो है महानंद। उसको नंद मार देता है, ही वॉज किल्ड बाय नंद, और शुरू होता है नंद डायनेस्टी। ठीक है, नंद उसको मार देता है और फिर शुरू करता है नंद डायनेस्टी। अब देखिए नंद डायनेस्टी। महापद्मनंद फाउंडेड द नंद डायनेस्टी अराउंड 467 BC। इस टाइम पे महापद्मनंद नंद डायनेस्टी का स्थापना किया। नंद डायनेस्टी का स्थापक कौन है? महापद्मनंद। द नंदाज ऑफ मगध एम्पायर बिकेम द मोस्ट पावरफुल। ये लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल थे एंड फियर्ड रूलर्स ऑफ दैट टाइम। द नंदाज माइट वॉज सच दैट even the great conqueror Alexander, who was invading Punjab and northwest frontier, then did not dare move towards the east। नंदों का पावर इतना अधिक था, इतना बोला जाता था पूरे विश्व में कि मतलब मगध एम्पायर जो है वो इतना पावरफुल था कि अलेक्जेंडर जो इंडिया में आ रहा था वो फिर इंडिया में आने की हिम्मत नहीं करता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कहाँ से आ रहा था आपको पता है? अलेक्जेंडर का सपना था पूरी दुनिया को जीतना। ठीक है, सिकंदर महान बोलते हैं हम लोग, द ग्रेट अलेक्जेंडर। तो वो इस साइड से इंडिया में इंटर कर रहा था, नॉर्थ साइड से, लेकिन यहाँ पे व्यास नदी है उसको उसने क्रॉस नहीं किया। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि किस नदी से वो वापस लौट जाता है, तो वो है व्यास नदी। वो व्यास नदी को क्रॉस करने की हिम्मत नहीं करता है क्योंकि व्यास नदी के इस साइड में पूरा किसका रूल चल रहा है? महापद्मनंद का, यानी नंद डायनेस्टी चल रही है, मगध एम्पायर। और कहा जाता था कि मगध एम्पायर के पास क्या है? हाथी है, क्योंकि इंडिया में जंगल बहुत था तो हाथी बहुत थे। और वो क्या चीज़ से आ रहा था? घोड़ा से आ रहा था, अलेक्जेंडर। तो उसके घोड़े जो है वो इंडिया के हाथी से डर गए, तो ऐसा भी माना जाता है। मगर मोस्ट जो बात है वो यही है कि नंद डायनेस्टी इतनी बड़ी थी और इतना उसका नाम था, इतनी पावरफुल थी कि अलेक्जेंडर जो है वो व्यास नदी को क्रॉस नहीं किया, वो वहाँ से वापस चला गया। महापद्मनंद वॉज द पैरामाउंट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी। यही मोस्ट मतलब अच्छा रूलर था। प्रोफ्यूजली एक्सपेंडिंग द एम्पायर एंड एक्वायरिंग कलिंगा एंड कौशल। और बड़ा किया, कौशल को एक्वायर कर लिया। कलिंगा मने उड़ीसा, कलिंग मने उड़ीसा। कलिंग युद्ध आपको पता होगा, जो अशोक ने लड़ा था कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक जो है उसने अपने सारे हथियार डाल दिए थे, वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो कलिंग को भी इसने अपने कैप्चर किया था महापद्मनंद ने। ही एक्सेप्टेड द एकराट टाइटल। इसने एक टाइटल अज्यूम किया था अपने आप को, उस टाइटल का नाम था एकराट। एकराट मतलब जिसने सभी मतलब राजाओं को मार दिया हो। एकराट मतलब केवल मैं ही, एक ही व्यक्ति जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द सोल सोवरेन हु डिस्ट्रॉयड ऑल अदर रूलिंग प्रिंसेस, जो सभी राजा महाराजाओं को डिस्ट्रॉय कर दे, समाप्त कर दे। द नंद हैड, ये क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। एकराट टाइटल किसने अज्यूम किया था? महापद्मनंद ने। द नंद हैड अक्वायर्ड इनॉर्मस वेल्थ, बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारा धन, विच इन टर्न सपोर्टेड द एक्सपेंशन, एक्सपेंड किया और एम्पायर को। आर्मी को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज किया। ठीक है, मॉडर्न आर्मी। इट इज़ सेड दैट दे मेंटेन्ड अ वास्ट आर्मी, बहुत बड़ा आर्मी था। ऐसा माना जाता है कि इनकी आर्मी बहुत ही बड़ी थी। ठीक है, जिसमें 2 लाख पैदल सैनिक थे, 60,000 जो है रथ वाला सैनिक था, घोड़ा वाला, 6,000 जो है हाथी थे, हाथी थे। यही तो मेन था, हाथी से डर के भाग गया। ऑल दिस रिक्वायर्ड एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन बहुत ही अच्छा था, इसी कारण से ये लोग इतना मेंटेन करके रख पा रहा था उस टाइम पे। ठीक है, महापद्मनंद के टाइम पे टैक्स कलेक्शन वगैरह भी सब कुछ बहुत ज़्यादा होता था और डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता था, बचाव पे। ठीक है, ये देख लो नंद एम्पायर, ये सब नंद के अंडर में आ गए थे। वैशाली, बनारस, ठीक है, ये इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। उज्जैन तक को कवर कर लिया था, यहाँ भरूच यहाँ तक कवर कर लिया था, मथुरा को भी कवर कर लिया था। तो ये पूरा इसका एम्पायर था।
ठीक है। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द फॉल ऑफ द नंद डायनेस्टी वॉज देयर अनपॉपुलैरिटी अमॉन्ग द पीपल। नंद डायनेस्टी के गिरने का यानी फॉल होने का जो मेन कारण था वो था उसकी अनपॉपुलैरिटी। ठीक है, वो लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं था। क्यों? वो लोगों के बीच में बहुत ही उसका बहुत बुरा नाम था, क्योंकि ये लोग जो थे ना, ये लोग बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। अगर अपना बर्थडे भी मनाना है तो ये लोग जनता से टैक्स वसूल करके बर्थडे वगैरह करते थे। तो जनता के बीच में ये बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं थे। ठीक है, और इसका जो स्टोरी है वो तो यही है कि जो राजा था, जो जो महापद्मनंद है, उसका जो 8वां बेटा था वो था धनानंद। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बदमाश था। ये जो है क्या कहते हैं, जब चाणक्य इनसे मिलने गए थे, ठीक है, यही बारे में बात करने के लिए कि जो अलेक्जेंडर है वो आ रहा है, उससे कैसे बचा जाएगा, तो इसने उनका मजाक उड़ाया था चोटी वाले ब्राह्मण बोल करके, और बालों से पकड़ के अपने महल से उनको बाहर निकाल दिया था। तब चाणक्य जो है वो ये शपथ लिए थे कि मैं इसको गद्दी से हटाऊंगा, और उन्होंने फिर चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पे बैठाया, और फिर शुरू होता है मौर्य डायनेस्टी। तो 2 ही मेन राजा हुआ है नंद डायनेस्टी, मतलब 2 ही राजा ही हुआ है, महापद्मानंद और उसका बेटा धनानंद। बस धनानंद लास्ट राजा था, महापद्मानंद फर्स्ट राजा था, बस ख़त्म कहानी। उसके बाद शुरू हो जाता है मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यों के पहले राजा हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार उसका बेटा था अशोक। मगर अभी हम लोग मौर्य पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मौर्य जो है ना वो बहुत ही डिटेल में पढ़ने का चीज़ है। मगध एम्पायर में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। रीज़न फॉर राइज ऑफ मगध एम्पायर। मगध एम्पायर इतना बड़ा हो गया, 16 में महाजनपद में मगध ही क्यों मोस्ट पावरफुल था, इसका क्या कारण था, व्हाट इज़ द रीज़न, ये मेन से पूछ सकता है। तो रीज़न देखो क्या था। पहला रीज़न था एडवांटेजियस लोकेशन। नोट बनाना तो पूरा मत लिख देना, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखना। पॉइंट्स, पॉइंट क्या है, एडवांटेजियस लोकेशन, माने उसका जो लोकेशन था वो बहुत ही ज़्यादा उसको लाभप्रद हुआ। ठीक है, उसका जो लोकेशन था उससे उसको लाभ मिला, उसका जो लोकेशन था मगध एम्पायर का। क्यों? क्योंकि आप देखो, जो गया पटना का रीज़न है, गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी और भी बहुत सारी नदियाँ हैं वहाँ पे। ठीक है, नदियों के कारण ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता था, व्यापार हो सकता था। फिर नदियों के कारण जो है वो लोग इधर से उधर आवाजाही कर सकते थे, एक ट्रांजिट रूट था, है ना। फिर नदियों के कारण जो है एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता था, सिंचाई करने से। ज़मीन काफ़ी अच्छा है ना बिहार का सिंचाई के लिए, खेती बहुत ही अच्छा हो सकती है, तो एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा हो सकता था। फिर जो खेती हो रहा है, एक्सेस खेती हो रहा है, उसको व्यापार कर दो, व्यापार से भी पैसा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये जो एरिया था गया वगैरह, कैमूर, ये सब का जो एरिया है, इस एरिया में फिर झारखंड भी है साइड में, तो वहाँ पे लोहा निकल रहा है, आयरन। और लोहा से क्या कर रहे हैं लोग, मॉडर्न हथियार बना रहे हैं। बाकी लोग का हथियार अभी उतना मॉडर्न नहीं है जितना मगध के लोगों का हथियार था। ठीक है, लोहा का हथियार बना रहा है, लोहा। फिर वहाँ पे लकड़ी सब बहुत ज़्यादा मिल रहा है जंगल में, झारखंड में जंगल है, बिहार में जंगल है, तो उन लकड़ियों से वो लोग क्या कर रहे हैं, रथ बना रहे हैं, तेज़ दौड़ने वाले रथ बना रहे हैं। जंगल से जो हाथी मिल रहा है उसको भी वो लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी सेना में, समझे। और राजा लोग भी बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी राजा हुए वो एक्सपेंशन पॉलिसी को अपनाए, बहुत माइटी रूलर्स हुए, समझ आया। तो ये सारा कारण था। अगर आप एक कारण सोचें कि मगध कहाँ है, किस जगह है, वहाँ पे लोहा है, वहाँ पे जंगल है, वहाँ पे पानी है, नदी है, वहाँ खेती अच्छी हो सकती है, मिट्टी है, तो ये सब कारण मिल करके वहाँ के राजा भी उतने एम्बिशियस थे। ऐसा नहीं कि हाँ स्लॉथ की तरह राजा बैठा है कि नहीं छोड़ो हटाओ, क्या करेंगे इतना लूट करके, वो नहीं, राजा भी थे कि नहीं राज्य को बढ़ाना है। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण मगध 16वीं में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हुआ। ठीक है, सबसे पहला देख लो, द रीजन ऑफ द मगध एम्पायर वॉज ब्लेस्ड विथ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। सबसे पहला कारण आप लिखिए उसका भौगोलिक, उसका जो क्षेत्र था। इट वॉज सप्लाइड बाई द न्यूट्रेंट रिच सिल्ट ब्राउट अप बाई गंगा रिवर, मतलब वही उसकी जो मिट्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रेंट रिच जलोढ़ मिट्टी है, गंगा नदी वो मिट्टी लेकर के आई है, और एक अच्छा सिंचाई वेल इरिगेटेड लैंड है जिससे बहुत ज़्यादा खेती में प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, दूसरा सरप्लस रिसोर्स दिस जनरेटेड, क्योंकि ये खेती में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, लोग तो उतना खा नहीं पाएगा, तो लोग बेचना शुरू किया, ट्रेड हुआ, इससे बहुत ज़्यादा सरकार को टैक्स आया,
और राज्य में खाने पीने का भी कोई कमी नहीं रहा। ठीक है, आर्मी को भी अच्छा से खाना मिल सकता था, जितना आर्मी रखेगा सब आर्मी बैठ के खाएगा। आयरन मिला। ठीक है, छोटा नागपुर इलाका है झारखंड में, वहाँ पे क्या है, लोहा है। लोहा से क्या किया, टूल्स एंड वेपन्स बनाया। मासिव एडवांटेज फॉर द मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था उस समय, आयरन मिल गया उसको, बाकी किसी के पास ये चीज़ नहीं था। उसके बाद द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन कैन बी सीन इन द राइज ऑफ अवंती उज्जैन विच ऑल्सो हैड द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स। दिस वॉज वन ऑफ द रीजन वाई अवंती रोज टू बी द मोस्ट सीरियस चैलेंज एंड अ थ्रेट टू मगध एम्पायर। ठीक है, अवंती जो उज्जैन में था मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भी आयरन उसको मिला, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रीजन में, और इसी कारण वो टूल्स और वेपन्स बना लिया, हथियार बना लिया आयरन का, और मगध भी बना लिया। तो आयरन भी एक कारण था जिसके कारण अवंती और मगध दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते थे, मगर फिर भी शिशुनाग ने क्या किया, अवंती को जीत लिया था। फिर स्ट्रॉन्ग रूलर्स भी स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ही एम्बिशियस थे, बहुत महत्वाकांक्षी थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, शिशुनाग। एक्सेलेंट स्ट्रेटजिस्ट थे, ठीक है, बहुत अच्छा स्ट्रेटजी बनाते थे और उसको एग्जीक्यूट भी करते थे। ये सभी कारण था जिससे ये एक्सपेंड हुआ। फिर राजधानी का लोकेशन भी इतना बढ़िया था कि उस पर कभी भी कुछ हो नहीं सकता। द टू कैपिटल, जो दो कैपिटल था पाटलिपुत्र और राजगीर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक था। राजगीर 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था, ठीक है, 5 hills सराउंडेड राजगीर, एंड विद द लेवल ऑफ मिलिट्री एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल देन, और जितना मिलिट्री एडवांस हो गया था, जितना टेक्नोलॉजी जो भी उसमें अवेलेबल हो, रथ, हाथी, हथियार, ये सब अनब्रेकेबल चीज़ें थी। पाटलिपुत्र जो बाद में राजधानी के रूप में चुना गया, वो एक सेंट्रल लोकेशन था। इट ऑक्यूपाइड अ पाइवोटल पोजीशन फॉर कमांडिंग कम्युनिकेशन ऑन ऑल साइड। वो एक ऐसा लोकेशन था कि वहाँ से सभी दिशाओं में कम्युनिकेशन और कमांड किया जा सकता था। पाटलिपुत्र जो है, आप देखो पटना को अगर आप देखो तो आप देखोगे वो एक सेंट्रल लोकेशन की तरह दिखाई देता है बिहार में, ठीक है, बीच में दिखाई देता है, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ टिल्टेड है, मगर मेनली देखेंगे तो पटना बीच में आता है। ठीक है, तो वो उसको इस कारण से इतना ये आगे बढ़ा मगध एम्पायर। उसके बाद पाटलिपुत्र जो है वो सिचुएटेड है गंगा, गंडक और सोन नदी के कॉन्फ्लुएंस पे। वहाँ पे गंगा नदी, गंडक नदी और सोन नदी है। द रिवर सरयू नदी, जिसको घाघरा नदी बोलते हैं, वो भी आकर के गंगा को ज्वाइन करता है पाटलिपुत्रा के पास, घाघरा नदी, जो कि यूपी में सरयू नदी कहलाता है। सरयू के किनारे क्या, अयोध्या था। दिस रिवर सिस्टम अलाउड फॉर, ये नदियों के कारण क्विक और ईजी मूवमेंट हो सकता था आर्मी का, ठीक है, ट्रेडर्स, व्यापार भी हो सकता था, और आर्मी का भी मूवमेंट नदी से ज़्यादा तेज़ी से हो सकता था इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में। ऑल्सो पाटलिपुत्रा सराउंडेड बाय रिवर्स, पाटलिपुत्रा भी नदियों से घिरा हुआ था, ठीक है, जिसके कारण फॉरेन अटैक्स और इन्वेजन जो है वो आसानी से नहीं हो सकता था। हेंस इट एक्टेड एज अ प्रॉपर वाटर फोर्ट, ठीक है, वो एक तरह से वाटर फोर्ट था, यानी पानी के बीच में एक किला, जल दुर्ग, जल के बीच में एक दुर्ग मैंने किला, वाटर फोर्ट के तरह ये काम किया पाटलिपुत्रा। समझ आया? इतना सारा कारण है क्यों मगध जो है वो ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ। महाजनपद के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। महाजनपद का इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन 6th सेंचुरी BC, याद रखना 6ठी शताब्दी, दूसरा शहरीकरण कहा था इसको इंडिया में। इंडिया में जो पहला शहरीकरण था, पहली बार जब शहर हुआ था, वो था हड़प्पा संस्कृति, वो भी बहुत अच्छा शहर हुआ करता था। और उसके बाद जो दूसरा शहरीकरण हुआ था वो 6ठी शताब्दी BC में जनपद काल में हुआ था, महाजनपद काल में। नॉर्दर्न इंडिया कंसिस्ट ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर आप फोटो में जो देखें वो नॉर्थ इंडिया है। सम ऑफ विच वेर मोनार्की, कुछ उसमें से मोनार्की थे, मोनार्की माने जहाँ राजा का राज हो, और कुछ उसमें से रिपब्लिक थे जहाँ गणतंत्र था। द मोनार्कीज वेर कंसंट्रेटेड ऑन द गंगेटिक प्लेन, गंगा के किनारे किनारे मोनार्की सब था, और जो रिपब्लिक थे वो कहाँ थे, वो हिमालयाज के फुटहिल्स में थे, यानी हिमालय की तराइयों में। ठीक है, द रिपब्लिक कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल ट्राइब सच एज शाक्य जहाँ से आपके वो बिलोंग करते थे, बुद्ध। ठीक है, कोलिया, लिच्छवी, मल्ल, ये सब क्या है, रिपब्लिक था, गणतंत्र। और एक कन्फेडरेसी ऑफ ट्राइब सच एज वज्जी और यादवाज।
ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड रिपब्लिक्स इन द 6th century BC हैव ऑफन बीन लिंक टू अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण, जैसे वो बताए सेकेंड शहरीकरण, सेकेंड अर्बनाइजेशन। सम टाउन्स ग्रू एज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, कुछ शहर बड़े हुए थे राजनीतिक, कुछ शहर जो है ना वो राजनीतिक केंद्र थे और प्रशासनिक केंद्र थे, जैसे हस्तिनापुर, हस्तिनापुर था ना पूरा जो महाभारत पांडवों का और कौरवों का जो वो था राजधानी था, वो क्या था, हस्तिनापुर। राजगृह है ना, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चंपा अंग का, अहिच्छन्न, काम्पिल्य, मेनी अदर ग्रू एज मार्केट, बहुत सारे जो थे वो मार्केट के तौर पे बढ़े। ईच केटरिंग टू अ वैरायटी ऑफ विलेजेस, सब में कुछ गांव था, बहुत तरह का विलेज, यूजुअली लोकेटेड वेयर देयर इन एग्रीकल्चरल सरप्लस, खेती होती थी, ठीक है। और रेगुलर इंटर एंड एक्सचेंज नेक्सस, एक्सचेंज होता था, जैसे उस समय क्या क्या सिस्टम चलता था, उसमें लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। मेरे पास अधिक एग्रीकल्चर, अधिक मान लो कि गेहूँ हुआ है तो हम तुमको गेहूँ दे देंगे, तुम्हारे पास अगर मान लो कि कुछ अधिक टमाटर हुआ है तो वो दे देना, तो इस तरह से। इफ़ द मार्केट वॉज ऑन अ ट्रेड रूट सच एज उज्जैन, उज्जैन जो है वो एक ट्रेड रूट था। द एक्सचेंज कुड बी एक्सटेंडेड टू गुड्स फ्रॉम मोर डिस्टेंट प्लेसेस, देख लो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ देखो उज्जैन जो है ना, इसको माना जाता था कि ये नॉर्थ और साउथ के बीच में ट्रेड रूट था, बीच में था उज्जैन, ठीक है। उज्जैन एक ट्रेड रूट है। फिर टाउन्स जो है वो सैक्रेड प्लेस के रूप में भी ग्रो हुए। सैक्रेड प्लेस मतलब होता है पवित्र जगह, जैसे वैशाली हो गया या फिर बनारस हो गया। द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इंडिकेटेड महापद्मनंद कलिंगा विक्ट्री, देखो महापद्मनंद, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहले ये आया, जरासंध आया, ये आया, हर्यक वंश में ये था, वो था, इतना शादी किया, तो कहीं तो लिखा है ना हर चीज़। तो ये चीज़ें जहाँ लिखी होती हैं उसको मान लो कि हो सकता है पत्थरों पे लिखा हुआ मिल गया होगा, ठीक है, या फिर पिलर बना के, जैसे अशोक पिलर बना बना के सब लिख गया, ठीक है। हो सकता है कि तांबे का पत्र जो है उसमें लिखा हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं लिखा है। तो महापद्मनंद ने कलिंगा को जीता था। कलिंगा कहाँ है, उड़ीसा में, कलिंगा यूनिवर्सिटी भी है अभी वहाँ पर। तो महापद्मनंद ने उड़ीसा में उड़ीसा को जीता, यानी कलिंग को जीता। ये कहाँ लिखा है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख में, उड़ीसा में हाथी गुम्फा अभिलेख है, याद रखना, उड़ीसा में है हाथी गुम्फा अभिलेख, उसी में इस चीज़ का वर्णन है। अकॉर्डिंग टू दिस, उसमें क्या लिखा है कि नंद किंग टुक अवे द स्टैचू ऑफ किंग जिनसेन एंड बिल्ट अ कैनाल इन कलिंगा, जो नंद राजा है उसने कलिंग में कैनाल भी बनाया था। महापद्मनंद जो है उसने कलिंग में एक कैनाल बनाया, कैनाल मैंने नहर बनाया था, ठीक है। और किंग जिनसेन का जो स्टैचू है वो अपने साथ ले गया था। उड़ीसा को जीतने के बाद उसने वहाँ पे एक स्टैचू था किंग जिनसेन का, वो अपने साथ ले गया था। महापद्मनंद और उग्रसेन वाज ऑल्सो कॉल्ड सर्वक्षेत्रांतक, सर्वछत्रांतक, ठीक है। महापद्मनंद बहुत सारा टाइटल अज्यूम किया था, आप एक ही जगह सभी टाइटल लिख लेना। एक टाइटल था इसका एक राट, मतलब कि जो सभी को हरा करके, जो खुद सिर्फ एक व्यक्ति, एक आदमी जो सबसे पावरफुल है, एक राट। सर्व छत्रांतक मैंने सभी क्षत्रियों को मारने वाला। महापद्मनंद जो है ना वो एक लोअर कास्ट व्यक्ति था, क्षत्रिय नहीं था, जबकि उस टाइम पे क्या सिस्टम था आपको पता होगा, 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ब्राह्मण हो गए उनका काम था पूजा पाठ कराना, पंडित जी। जो क्षत्रिय हो गए वो होते थे जो राजा महाराजा होते थे। वैश्य होता था जो काम वूम करते रहता था, दुकान उकान और बाकी चीज़, ठीक है। और शूद्र होते थे जो सबकी सेवा करते थे। तो जो महापद्मनंद था ना, नंद था, वो नंद डायनेस्टी जो है वो एक लोअर कास्ट डायनेस्टी है, ठीक है। यानी कि पहली बार कोई लोअर कास्ट व्यक्ति जो है वो राजा बना था। तो उस वो बाकी सभी राजाओं को इसलिए भी मारता था क्योंकि उसको सबसे चिढ़ था कि ये सब क्षत्रिय है, इसीलिए उसने एक टाइटल भी अज्यूम किया था, सर्व छत्रांतक, मैंने सभी क्षत्रियों को मारूंगा, सर्व छत्रांतक। एंड अपारो परशुराम, ठीक है, अपरो परशुराम, पुराण में इसको ये भी कहा जाता है, उग्रसेन भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे महापद्मनंद को उग्रसेन भी लिखा है। देखो 4 नाम हो गया इसका, एक तो नाम खुद महापद्मनंद है, इसके अलावा एक राट, सर्वछत्रांतक, अपरो परशुराम और उग्रसेन। अपरो परशुराम क्यों कहते हैं, क्योंकि परशुराम जो महाराज परशुराम थे रामायण में, उन्होंने भी मतलब कई बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। वो ब्राह्मण राजा थे,
मतलब देखो, राजा सिर्फ क्षत्रियो को बनना होता है, मगर वो ब्राह्मण राजा थे और उन्होंने क्षत्रियों को मार मार के धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो महापद्मनाभ भी वही कर रहा था। ये ब्राह्मण राजा तो नहीं था, ये शूद्र राजा था, मगर इसने भी क्षत्रियों को मारा था और ये इसीलिए अपने आप को परशुराम समझता था। तो इसने एक और टाइटल अज्यूम किया था, अपरो परशुराम, और उग्रसेन भी इसका टाइटल हो गया। समझ गए? पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने, बता दिए थे। उदयन जो है उसने पाटलिपुत्रा को बनाया था राजधानी, राजगीर से पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया था। हु वॉज द सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु, और ये किसका बेटा था? अजातशत्रु का। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्रा। द 16 महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी BC। हम लोग को कैसे पता कि 16 महाजनपद था? कहाँ लिखा है कि कौन कौन महाजनपद कहाँ पे था उसमें? 6ठी शताब्दी BC में। तो उस समय बौद्ध धर्म के जो लोग थे ना, वो लोग बहुत लिखा करते थे, और जैन धर्म के लोग। तो उन लोगों के जो बुक है, बौद्ध किताब है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उस किताब का नाम है अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपद का जिक्र है, उसका नाम है, राजा महाराजा सबका नाम है। और एक जैन बुक था जिसका नाम है भगवती सूत्र, इसमें भी नाम है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायरेक्ट, पूछा एक भगवती सूत्र मतलब जैन किताब कौन कौन है, नाम दे देगा, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। तो नाम से आपको एक किताब जैन लग नहीं रहा होगा, लग रहा होगा ये कि हिंदू किताब है, ब्राह्मण किताब है। भगवती सूत्र, हम लोग भगवती बोलते हैं ना दुर्गा माता को, मगर ये जैन किताब है जिसमें सूत्र लगा है ना। आप ज़्यादा कोशिश करिएगा, जब ऑप्शन आएगा तो जैन मारिएगा, ठीक है, जिसमें सूत्र लगा है, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये सब। तो जैन टेक्स्ट हो गया। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये सब नाम आता है, निकाय, अंगुत्तर निकाय, दिग्घ निकाय। तो निकाय जहाँ लिखा है वो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो इन दोनों बुक में वर्णन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम लोग ये क्या है, देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर। मगध एम्पायर का सबसे पहला फाउंडर कौन था? बृहद्रथ, सबसे पहला था बृहद्रथ डायनेस्टी, ठीक है। और ये देखो, व्हाट आर द 7 डायनेस्टीज ऑफ मगध। सबसे पहला बृहद्रथ, फिर प्रद्योत, फिर हर्यक, हर्यक के बाद शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद, नंद को मार के मौर्य डायनेस्टी, और मौर्य को भी खत्म करके फिर बनता है ये शुंग डायनेस्टी। तो हम लोग मौर्य तो पढ़े नहीं, मौर्य बाद में पढ़ेंगे, शुंग मौर्य के बाद आता है। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि मौर्य बहुत डिटेल में पढ़ने की चीज़ है, तो हम लोग पढ़ेंगे कभी उसको। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 107 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट रुचिरा कंबोज, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द इंडियन एम्बेसडर टू द UN, हु रिटायर्ड रिसेंटली, शी इज़ ट्रू। रुचिरा कंबोज के बारे में कौन सा चीज़ सही है? कौन थी रुचिरा कंबोज? क्यों आया क्वेश्चन? क्योंकि करंट अफेयर हुआ था, कुछ तो हुआ था। वो रिटायर की थी, वो पहली महिला थी इंडियन एम्बेसडर, बिकम द इंडियन एम्बेसडर टू UN, ठीक है। Who was the first woman to become the Indian ambassador to the UN? रुचिरा कंबोज, जो रिटायर हो गई। तो वो क्या क्या थी? क्या वो नीति आयोग की मेंबर थी? नहीं। शी वॉज मेंबर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स? नहीं। शी वॉज द फर्स्ट वुमन इंडियन एम्बेसडर टू US? नहीं। शी हेल्ड द पोजिशन ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को पेरिस। यहाँ भी UN है, ठीक है, क्वेश्चन में भी UN है। वो UN यूनेस्को पेरिस का ही मतलब वो मेंबर थी, ठीक है। देख लो, ज़्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में देखने को। रुचिरा कंबोज रिटायर्ड इंडियन डिप्लोमेट, 1987 बैच का इंडियन फॉरेन सर्विस की वो थी, जो इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी UN की, फ्रॉम 2022 के अगस्त से लेकर 2024 के मई तक, जब तक वो रिटायर नहीं कर गई। CH प्रीवियसली सर्व्ड एज हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में वो हाई कमिश्नर थी। फर्स्ट फीमेल इंडियन एम्बेसडर टू भूटान, भूटान की पहली महिला एम्बेसडर भी वही थी। एंड एम्बेसडर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को पेरिस, और यूनेस्को की में भी इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वही थी। तो इसी कारण वो रिटायर की थी, इसीलिए क्वेश्चन बना था, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फिजिक्स का क्वेश्चन, सॉरी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इन चारों में से एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है? देखो, प्रोसेस दो तरह का होता है, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक, थर्मल वर्ड जो है ना, मतलब हीट, ये जो वर्ड है थर्मल, थर्मिक, ये वर्ड हीट से संबंधित है।
तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है तो बोलते हैं एक्जोथर्मिक। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है तो बोलते हैं इंडोथर्मिक। ठीक है, कभी आप लोग पानी में चूना घोले हैं? अगर आपके घर में जब पेंट उंट होता है तो पानी में लोग चूना डालते हैं। चूना जब पानी में घोलते हैं तो उसमें देखिएगा पानी गर्म हो जाता है, बुलबुला निकलने लगता है। पानी गर्म हुआ, हीट हुआ, हीट निकला, तब ना पानी गर्म हुआ, हीट निकल रहा है, भाप निकलता है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझ गए? तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें हीट बाहर निकल रहा है तो कहते हैं उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे यहाँ पे 3 नंबर में लिखा भी है, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम। पानी का रिएक्शन किस चीज़ के साथ? क्विक लाइम के साथ। क्विक लाइम माने चूना, लाइम। तो 3 तो सही है, और अगर 3 सही है तो 3 तो इसमें है, इसमें, यानी ये दोनों ऑप्शन आपका कट हो जाता है, यानी ये दोनों सही है। अब इन दोनों में से या तो 4 सही है या तो 2 सही है। 1 तो गलत हो गया कि 1 है ही नहीं इसमें, तो 1 पहले ही काट दो। अब या तो 4 सही है या तो 2 सही है। ठीक है, अब देखिए 2 कहता है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड H2SO4। सबसे खतरनाक एसिड है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है, फॉर्मूला है H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है, अगर इसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट माने इसमें पानी मिलाते हैं, एसिड में जब पानी मिलेगा, अब पता है कितना खतरनाक चीज़ है, एसिड में अगर आप एक बूंद, मान लो 1 कटोरा एसिड है, उसमें 1 बूंद तुम पानी डाल दो, इतना आग निकलेगा कि लोग जो भी होंगे वो सब मर जाएंगे आसपास, मतलब जल जाएंगे, मरेंगे नहीं। समझे? एसिड में कभी पानी नहीं डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? 1 कटोरा पानी लेकर के उसमें 1 बूंद एसिड डालो, तो जो भी आग निकलेगा वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा पानी, क्योंकि पानी ज़्यादा है, एसिड कम है। तो जब भी एसिड में पानी मिलाना हो तो कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाएंगे, बल्कि पानी लेकर के उसमें तब एसिड मिलाते हैं, क्योंकि एसिड में पानी मिलाने की जो प्रक्रिया है बहुत ही ज़्यादा इसमें हीट निकलता है। तो ये क्या हो गया? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ ना, क्योंकि इसमें हीट निकलता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? 2 और 3, यानी आंसर है बी नंबर। ठीक है, 2 और 3 आंसर है। यहाँ लिखा है चौथा ऑप्शन कि सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। कैम्फर माने होता है कपूर। कपूर को रख देते हैं और कपूर जो उड़ जाता है, तो इसमें हीट कहाँ निकला भाई? ऐसा कुछ है? कपूर अपने आप ना उड़ गया? कपूर को जलाने का लिखता है, कपूर को जलाए तो हीट निकलता है। कपूर जब उड़ जाता है तो इसमें तो कोई हीट निकलता नहीं है, तो ये कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ नहीं। समझ आया आपको? तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो आप समझ गए, इंडोथर्मिक भी समझ लो, मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हीट सोखता है, हीट निकलता नहीं बल्कि सोखता है। अब देखो, जैसे घड़ा है, घड़ा में पानी ठंडा होता है, जब घड़ा में पानी ठंडा होता है, ठंडा पानी है अंदर में, तो आप देखेंगे बाहर में बुलबुला जमा रहता है घड़ा के बाहर। ठीक है, घड़ा में पानी कैसे ठंडा होता है? ये क्या करता है, बाहर के हीट को यहाँ से ऑब्जर्व करके, और अंदर का पानी जब पोर्स में जाता है ये सब चीज़, तो ये ठंडा हो जाता है। तो घड़ा में पानी ठंडा होना, या फिर बर्फ़ का जो पिघल जाता है, ठीक है, या फिर आप देखेंगे जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, हीट को एब्जॉर्व करता है ना। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ क्या करता है, हीट एब्जॉर्व करता है, वो भी इंडोथर्मिक प्रोसेस है ना। तो जहाँ पे हीट एब्जॉर्व होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जैसे आइस का मेल्ट होना, आइस है वो मेल्ट कैसे होगा, हीट उसको लगा तब ना मेल्ट हुआ। इवेपोरेशन होना, पानी है, पानी जो है वो भाप बन के उड़ गया, भाप बन के पानी उड़ा कैसे, हीट एब्जॉर्व किया तब ना उड़ा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन जब भी होता है तो आसपास जो है ना ठंडा हो जाता है, द सराउंडिंग्स गेट कूलर, आसपास की चीज़ें ठंडी हो जाती हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो आसपास क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि हीट रिलीज़ होता है, हीट के रिलीज होने से आसपास की सभी चीज़ें गर्म हो जाती हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 109 नंबर है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन इन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में बहुत तरह का मोशन लाया जाता है। ठीक है, हम लोग सारा मोशन पढ़ेंगे, अभी सिर्फ कट मोशन नहीं पढ़ेंगे, सारा मोशन पढ़ेंगे। तो मगर यहाँ पे कि कट मोशन का क्या कारण होता है, कट मोशन क्यों लाया जाता है? तो जब बजट लाया जाता है पार्लियामेंट में, तो बजट जो है, बजट कौन लेके आती है, जो सरकार होती है,
सरकार जैसे मान लो किसका है, बीजेपी का है, तो ये जो निर्मला सीतारमन जी हैं, वित्त मंत्री हैं, वो बजट पेश करती हैं, ठीक है। तो बजट पेश किया, तो बजट किसने पेश किया, सरकार ने पेश किया। सरकार कहा कि बजट में कहा कि मान लो 60 करोड़ रुपया जो है हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। फिर सरकार कहा 100 करोड़ रुपया हम लोग जो है डिफेंस पे खर्च करेंगे, ढेर सारा हम लोग हथियार बनाएंगे। ऐसे ऐसे कुछ आया, ठीक है। तो जो विपक्षी पार्टी जो होती है, ठीक है, विपक्षी दल जो होता है, जैसे मान लो विपक्ष में कौन, मान लो कांग्रेस है, तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, डिफेंस पे इतना खर्चा करने का क्या मतलब है, डिफेंस से अच्छा आप हेल्थ पे खर्चा कीजिए, है ना। आपको इतना सारा हथियार बनाने की क्या ज़रूरत, न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्या, जब आप यूज ही नहीं करते हैं कभी, तो है ना, कभी तो इंडिया यूज करता नहीं, इंडिया कहता है हम कभी यूज करेंगे ही नहीं। तो इंडिया जब यूज करेगा ही नहीं तो बना के क्या फ़ायदा है, झूठ का खर्चा है। तो फिर कांग्रेस कहेगा कि इतना जो पैसा आप 1000 करोड़ रुपया जो डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, इसको आप कट कीजिए। कट कीजिए मीन्स पैसा को कम कीजिए, तो इसी को बोलते हैं कट मोशन। समझ में आया। कट मोशन लेकर के आता है वो लोग मतलब अपना प्रपोजल लेके आता है कि नहीं, 1000 को आप क्या कीजिए, 50 करोड़ कीजिए, आप सिर्फ 50 करोड़ खर्च कीजिए, इस तरह से कट मोशन। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन, कट मोशन क्यों लाया जाता है, यही है देखो, टू मूव ए प्रपोजल, एक प्रपोजल लाया जाता है टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर, खर्च को कम करने के लिए, एक्सपेंडिचर में खर्च को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, इन द बजट प्रपोजल, जो बजट सरकार लाती है उसमें खर्च को कम करने के लिए ये कट मोशन लाया जाता है। समझ में आया। थोड़ा सा आप डिटेल में सभी मोशंस को देख लेते हैं हम लोग। वहाँ पे पार्लियामेंट में बहुत सारा मोशन लाया जाता है। मोशन माने होता है ना कि पार्लियामेंट क्यों, क्या है, वहाँ पे बहस होती है। जो एमपी है, एमएलए हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं और जो मंत्री होते हैं वो जवाब देते हैं, ठीक है। अब जिससे संबंधित क्वेश्चन होगा वो मंत्री जवाब देगा। मान लो कि डिफेंस से संबंधित तो डिफेंस मंत्री देंगे। अभी जैसे विमान दुर्घटना हो गया तो जो विमान एंड उड्डयन मंत्री होंगे वो जवाब देंगे, ठीक है। तो जिससे संबंधित सवाल होगा वो जवाब देगा। तो सवाल कौन करते हैं, जो एमपी होते हैं। अगर पार्लियामेंट की बात करें, अगर राज्यों में जो विधानसभा है उसकी बात करें, तो एमएलए राज्यों में होता है, तो वो विधायक वो क्वेश्चन करते हैं और वहाँ जो मंत्री होता है वो जवाब देता है। तो क्वेश्चन जब करते हैं तो कुछ ऐसे नहीं कि उठ के खड़े हुए क्वेश्चन कर दिए, वहाँ पे वो लोग क्या प्रपोजल मोशन लेके आते हैं। बहुत मतलब 10 दिन पहले से वो मतलब अपना जो स्पीकर होता है ना, जैसे भाई ओम बिरला जी स्पीकर है हमारा वहाँ पे लोकसभा में, तो उनको 10 दिन पहले से एमपी जो है ना वो अपना दे देते हैं कि हम ये सवाल पूछने वाले हैं, पूछना चाहते हैं। और फिर जो स्पीकर हैं जैसे ओम बिरला जी अध्यक्ष हैं लोकसभा के, तो वो फिर उसको अप्रूव कर देते हैं कि ठीक है इस डेट को आप ये सवाल पूछिएगा। तो उस डेट को वो सवाल पूछा जाता है। तो उसको प्रपोजल भी बोल सकते हैं हम लोग या फिर मोशन भी बोल सकते हैं। समझे आप लोग। तो अब देखिए क्या है कि रिसेंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एक एमपी थे, उन्होंने एक एडजर्नमेंट मोशन लेके आया लोकसभा में। क्यों लेके आया था, साइटिंग द नीड फॉर अर्जेंट डिस्कशन ऑन इथनिक वायलेंस इन मणिपुर। मणिपुर में जो इथनिक वायलेंस हो रहा था ना इतना दिन से, मणिपुर में हिंसा कितना हो रहा था। दो गुट जो है, एक समुदाय था कुकी समुदाय और एक समुदाय था मेती समुदाय। वहाँ जो पहाड़ है ना, तो पहाड़ के नीचे रहता है कुकी समुदाय और पहाड़ के ऊपर रहता है मेती समुदाय, दोनों लड़ रहा था, ठीक है। इतना अधिक लड़ रहा था, मतलब बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी, पूरा गांव के गांव जल गए थे, ठीक है। बहुत भयानक हिंसा हो रही थी। तो उस पर अर्जेंट डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि फालतू डिस्कशन बहुत हो गया, चलो अब अर्जेंट कुछ डिस्कशन करो। तो एक एमपी जो थे उन्होंने एक प्रपोजल मोशन लेके आया था जिसका नाम था एडजर्नमेंट मोशन। तो जब भी किसी चीज़ पे अर्जेंट डिस्कशन करना हो, जब भी लोकसभा का ध्यान किसी तरफ आकर्षित करना हो कि ये मैटर है अभी अर्जेंट चल रहा है इस पर डिस्कशन कीजिए, तब जो मोशन लाया जाता है उसको कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे कट मोशन पूछा है तो कभी एडजर्नमेंट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ए मोशन क्या होता है, मोशन एक प्रपोजल होता है, एक फॉर्मल प्रपोजल जो एक मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट लेकर के आते हैं टू इनिशिएट अ डिबेट, डिबेट स्टार्ट करने के लिए, यानी उस मैटर पे डिबेट हो, फिर कोई डिसीजन लिया जाए, वोटिंग हो, पहले डिबेट होगा, बहस होएगी, फिर ही वोटिंग होगा, फिर वोटिंग से डिसीजन आएगा। तो ये सब कैसे होगा, जब तक कि कोई आदमी प्रपोजल लेके नहीं आता है कि इस चीज़ पे बहस करो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस यूज्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अलग अलग तरह के कौन कौन से मोशन है। तो सबसे पहला है एडजर्नमेंट मोशन, लिखते चलिएगा। अ मोशन फॉर एडजर्नमेंट इज मूव टू डिस्कस अ डेफिनिट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये क्यों उठाया जाता है एडजर्नमेंट मोशन, जब कोई एकदम अर्जेंट
जो है ना लोकहित की बात हो, कोई अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस की चीज़ हो, ठीक है, अर्जेंट लोकहित की बात हो, और कोई डेफिनिट मैटर हो, जैसे यहाँ पे मैटर था मणिपुर वायलेंस, एंड मस्ट बी इमीडिएट कंसर्न, और उस पर तुरंत बात करना ज़रूरी हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि उस पर 10 दिन बाद बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो। और लाया कि कैसे जाता है, स्पीकर के कंसेंट से बात, जैसे अभी आपको बताया ना कि पहले प्रपोजल इस अध्यक्ष के पास जाता है, फिर अध्यक्ष कहते हैं कि हाँ ठीक है इस पर डिस्कशन किया जाएगा, इतना तारीख को इस चीज़ पर डिस्कशन होगा, फिर उतने तारीख को उस पर डिस्कशन होता है। इसके लिए 50 मेंबर का सपोर्ट ज़रूरी होता है कि इस मैटर पर डिस्कस करना है। जैसे ये जो मैटर था मणिपुर के बारे में, तो एक एमपी ये प्रपोजल लेके आए होंगे, कोई एक एमपी, मगर उनका 50 आदमी को उनको समर्थन होगा, उनके पार्टी का ही 50 आदमी समर्थन दिया होगा, या और भी दूसरे 50 लोग कि हाँ हाँ इस मैटर पर डिस्कस होना चाहिए। एज इट इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, ठीक है, ये जैसे ही शुरू होता है सारे काम काज जो ऑफिस के होते हैं हाउस का वो रुक जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ माना गया है। दिस मोशन इज़ अवेलेबल इन द लोकसभा, ये केवल लोकसभा में लाया जाता है, जैसे मणिपुर का जो लाया गया, कहाँ लाया गया, केवल लोकसभा में। राज्यसभा में ऐसा डिस्कशन नहीं होता, अर्जेंट डिस्कशन, क्योंकि कोई भी अर्जेंट मैटर पे जो फैसला होता है ना वो लोकसभा ही लेती है। राज्यसभा थोड़ा, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल बॉडी है, राज्यसभा कम पावरफुल है, इसीलिए। इट इज़ important टू नोट दैट पैसेज ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन डज नॉट रिक्वायर द गवर्नमेंट टू रिज़ाइन। अगर ये पास भी हो गया एडजर्नमेंट मोशन, मान लो कोई विपक्षी आदमी लेके आया था, तो इससे गवर्नमेंट को रिज़ाइन नहीं करना है, बट इट इज़ कंसिडर अ स्ट्रॉन्ग सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन माना जाता है कि सरकार की निंदा हुई है। ये जो एमपी मणिपुर वाला लेकर के आए होंगे वो ज़रूर मतलब विपक्ष का कोई पार्टी होगा, क्योंकि सरकार तो मणिपुर हिंसा पे बात ही नहीं कर रही है ना, जबकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भयानक चीज़ हुआ है। तो कोई विपक्षी पार्टी के ही एमपी जो है ये एडजर्नमेंट मोशन लेके आए होंगे कि इस चीज़ पे डिस्कशन करना ज़रूरी है, और अगर डिस्कशन करके वोटिंग करके वो जो भी रखे होंगे अपना बात को, अगर वो साबित हो गया होगा, पास हो गया होगा वोटिंग, तो इसको सरकार को रिज़ाइन तो नहीं करना पड़ता, मगर ये माना जाता है कि सरकार की निंदा हुई है और सारे जो दूसरे दल के लोग हैं वो सरकार के अगेंस्ट हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा मोशन है क्लोजर मोशन। क्लोजर माने क्लोज करना है। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, स्टार्ट करना होता है, माने किसी चीज़ पे बात को स्टार्ट करने के लिए, ध्यान खींचने के लिए अर्जेंट चीज़ों पे लाते हैं एडजर्नमेंट मोशन। क्लोजर मोशन माने क्लोज करो, जो भी चीज़ पे डिस्कशन चल रही है उसको क्लोज करने के लिए ये लाया जाता है क्लोजर मोशन। ये भी कोई मेंबर ही लेके आता है, सभी मोशन कोई ना कोई मेंबर ही, एमपी ही लेके आएगा। टू कट शॉर्ट द डिबेट, माने जो भी डिबेट चल रहा है जिस भी मैटर पे, इसको कम करो, दूसरा चीज़ लाना है ना, ये होता है कि अरे भाई इस मैटर को बंद करो, तो ये होता है क्लोजर मोशन। इफ़ द मोशन इज़ अप्रूव बाय द हाउस डिबेट इज स्टॉप फॉरवर्ड, अगर ये मोशन अप्रूव हो गया तो डिबेट उसी समय रुक जाती है, बहस रुक जाती है, और तुरंत कहेगा कि चल चलो अब वोटिंग करो, बहस बहस हो गया, बहुत हो गया, जो भी, अब वोटिंग करो और ख़त्म करो, अब दूसरा मैटर आएगा, समझे। तो क्लोजर मोशन माने डिस्कशन एंड, और एडजर्नमेंट मोशन माने डिस्कशन स्टार्ट। नेक्स्ट है मोशन विथ अ वोट। दिस टाइप ऑफ मोशन इज ब्राउट अंडर रूल 184 इन द लोकसभा। ये मोशन रूल 184 से लाया जाता है। इट अलाउज फॉर अ डिबेट विथ अ वोट ऑन अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना है कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है उस पर डिबेट करना है और वोट करना है, ये अलाउ करता है। अगर ये मोशन पास हुआ इसका मतलब कि जिस मैटर पे ये लाया गया है ये मोशन यानी ये प्रपोजल, तो उस मैटर पे डिबेट करिए, बहस करिए और वोट कीजिए, एंड द आउटकम ऑफ द वोट डिटरमाइन पार्लियामेंट पोजीशन ऑन द इशू। और वोट करके मतलब बस वही है, डिबेट करो और वोट करो मैटर पे, ये वही चीज़ एडजर्नमेंट की ही तरह है मगर उतना पावरफुल नहीं है। इफ़ सच अ मोशन इज पास इट ऑब्लाइज द गवर्नमेंट टू फॉलो पार्लियामेंट डिसीजन ऑन द मैटर। अगर ये मोशन पास हो गया, मैंने वोटिंग पास हो गई, तो फिर सरकार जो है उसको वो जिस भी मैटर पे पास हुआ है वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। However, motions with a vote are relatively rare and are usually reserved for matters of significant national importance। और ये जो होता है ना मोशन विथ अ वोट, मतलब देखो बहुत सारा प्रपोजल जो सरकार लेके आती है सब पे वोट नहीं होता है, डिस्कशन हो गया, बहस वहस हो गया, बात खत्म हुआ, ऐसा भी होता है। मगर कोई कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती है इस पर वोट करना ज़रूरी है। अगर वोट हो गया तो फिर हो गया कि ये पास हो गया, पास हो गया, अब इसका कानून बनेगा,
तो वोट मोशन, ऐसा कोई मोशन जिसमें वोट शामिल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मोशन विथ अ वोट, समझ गए। नेक्स्ट है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। अंडर रूल 193 ऑफ लोकसभा, याद नहीं करना है आपको ये सब रूल, एंड रूल 176 ऑफ राज्यसभा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कैन टेक्स प्लेस। शॉर्ट ड्यूरेशन का डिस्कशन, कम टाइम का। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन अलाउज एमपीज टू डिस्कस अ स्पेसिफिक इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट वोटिंग ऑन इट, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन का केवल डिस्कशन करना है, लिखा है ये डिस्कशन, ओनली डिस्कशन विदाउट वोटिंग, इसमें वोटिंग नहीं होगी। कोई भी अर्जेंट मैटर जो लोकहित का हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो, ठीक है, उस पर सभी एमपी डिस्कस करेंगे, बट वोटिंग नहीं होगी। फिक्स ड्यूरेशन होगा, 20 मिनट वोटिंग, या जो भी 1 घंटा डिस्कशन करना है, 20 मिनट डिस्कशन करना है, फिक्स ड्यूरेशन होगा। 2 घंटे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, जबकि एडजर्नमेंट मोशन पे ना 2.5 घंटे डिस्कशन होता है, 2.5 घंटा एडजर्नमेंट वाले पे। यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन है तो 2 घंटे से अधिक डिस्कशन नहीं होना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन देखो वहाँ का 2 घंटा है। द पर्पस ऑफ सच डिस्कशन इज टू ब्रिंग अटेंशन ऑफ इम्पॉर्टेंट, बस यही कि कोई मैटर है इस पर डिस्कशन होना चाहिए, बस यही है, वोटिंग नहीं होता है। नेक्स्ट है नो कॉन्फिडेंस मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। ये जो प्रस्ताव है इसका नाम है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये मोशन जनरली कौन लेकर के आता है, जो विपक्षी पार्टी है वो लेके आती है, वो सरकार पे अपना अविश्वास दिखाती है कि हमें सरकार पे अविश्वास है। और ये कहाँ लाया जाता है, ओनली इन द लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा, केवल लोकसभा में, ठीक है। ये क्यों लाया जाता है, टू टेस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ये टेस्ट करने के लिए कि सरकार में कितने लोगों को विश्वास है और कितने लोगों को नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो 543 सीट है हमारे यहाँ, 543 लोग हैं, और ये मोशन आ गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो 543 लोग वोट करेंगे, सरकार के पक्ष में वोट करेंगे और सरकार के अगेंस्ट में वोट करेंगे। और मान लेते हैं कि 200 कितना चाहिए सरकार को, 272 चाहिए, तो मान लेते हैं कि 200 लोगों ने सरकार के पक्ष में किया और बाकी लोग सब विपक्ष में अगर वोट कर दिया तो ये पास हो जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। और अगर ये पास हो गया तो सरकार गिर जाती है। कभी भी अविश्वास प्रस्ताव जो है ना वो पास नहीं होना चाहिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया मीन सरकार गिर जाती है। इस मोशन को लाने के लिए भी 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे एडजर्नमेंट में था 50 लोग, यहाँ भी। और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो सरकार गिर जाएगी, सरकार को रिज़ाइन करना पड़ेगा। हो सकता है कि फिर दोबारा इलेक्शन होगा या फिर कोई दूसरी पार्टी आपस में सरकार बनाएगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन आर सिग्निफिकेंटली पॉलिटिकल इवेंट दैट यूजुअली अकर व्हेन देयर इज अ परसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट लूजिंग मेजॉरिटी सपोर्ट। ये मुख्य रूप से पॉलिटिकल चीज़ है, राजनीतिक है। जब भी मतलब कि विपक्षी पार्टी को ऐसा लगता है कि सरकार को सपोर्ट नहीं है दूसरे पार्टी का, जैसे अभी देखो बीजेपी है, इस बार जो मतलब 2024 में जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें क्या हुआ, बीजेपी जो बहुत ज़्यादा बहुमत तो आया नहीं उनको, तो उसमें जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो भी उसमें शामिल हुई, प्लस एक शायद आंध्र प्रदेश या उड़ीसा वाला है वो। अगर नीतीश कुमार ऐसा दिखाने लगे कि हम जो है बीजेपी के साथ नहीं हैं, अब हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये सरकार गिर जाएगी, समझ में आया। तो कैसे गिरेगी, फिर जो विपक्षी पार्टी होगा वो लेके आएगा अविश्वास प्रस्ताव, और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा क्योंकि जेडीयू तो फिर बीजेपी के साथ नहीं रहेगा, वो तो वोट इसके अगेंस्ट में दे देगा, अगेंस्ट में वोट दिया तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। सरकार अगर गिरी तो फिर बाकी लोग मिलके बना सकते हैं अपना सरकार बीजेपी को छोड़ के, और या तो फिर नया दोबारा इलेक्शन होगा। तो ये सिस्टम है, ठीक है। अगर ये पास होता है तो सीधी बात है सरकार रिज़ाइन करती है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस मोशन। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन है अविश्वास प्रस्ताव, वैसे ही दूसरा है विश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास कौन लाता है, विपक्षी पार्टी ये दिखाते हैं कि सरकार में अविश्वास है, तो इसके अगेंस्ट में आएगा विश्वास, और ये कौन लाएगा, गवर्नमेंट लेके आएगी, सरकार लेके आएगा विश्वास प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव में सरकार को जितने लोग सरकार में शामिल होते हैं, जो चाहते हैं कि यही पार्टी का सरकार बना रहे, वो लोग सब वोट देते हैं, तो ये पास हो जाता है। इट इज़ पास व्हेन द गवर्नमेंट फॉर्म्ड विथ wafer thin majority have been called upon by the president to prove their majority on the floor of the house। आप लोग सुने होंगे एक वर्ड फ्लोर टेस्ट, ठीक है। फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है कि जो फ्लोर है, जो हाउस है हमारा लोकसभा है,
वहाँ पर टेस्ट होगा। टेस्ट मीन्स यही होता है, वोटिंग होती है। जितने लोग सरकार के पक्ष में हैं वो वोट देते हैं और जितने लोग सरकार के पक्ष में हैं वो नो वोट देते हैं। तो जो यस वोट है अगर वो ज़्यादा है तो सरकार बनती है, अगर नो वोट ज़्यादा है तो सरकार गिर जाती है। तो उसी को विश्वास प्रस्ताव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिविलेज मोशन। एक बार देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम टाइम तक प्रधानमंत्री कौन रहा है, इंडिया में ऐसा कौन व्यक्ति है सबसे कम टाइम तक प्रधानमंत्री रहा है, तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। वो मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहे थे। 13 दिन। क्यों? क्योंकि 13 दिन वो प्रधानमंत्री बन गए, फिर 13 दिन बाद फ्लोर टेस्ट हुआ था। फ्लोर टेस्ट में ये इनकी जो पार्टी थी, उस जो बीजेपी थी, वो पार्टी लूज़ कर गई थी। बहुत सारे लोगों मतलब इनके अगेंस्ट में वोट दे दिया था लोगों ने, जो एमपीज़ थे वो अगेंस्ट में वोट चला गया था। तो फिर ये इनको रिज़ाइन करना पड़ा, फिर दूसरे व्यक्ति जो है वो बन गए पीएम। समझे? तो ये है आपको, इसी को बोलते हैं फ्लोर टेस्ट या कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट है आपका प्रीविलेज मोशन। प्रीविलेज मोशन, a member can initiate this motion when they believe a minister has violated the privilege of the house of its members by withholding crucial information about a case or providing inaccurate and manipulated facts। देखो, अभी आपको क्या बताया था कि एमपी जो होते हैं, सांसद, विधायक, अब जैसे आपका कोई क्षेत्र है, आप मान लेते हैं कि रांची के रहने वाले हैं, तो आपका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, बाढ़ की समस्या है, ठीक है। तो आप अपने सांसद को के पास जाते हैं कि इसको सॉल्व कीजिए, सब जो भी समस्या है। तो आपका सांसद जब वहाँ डिबेट होगा तो वहाँ क्वेश्चन उठाएगा मंत्री से, ठीक है। मंत्री जी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके जो सांसद है वो क्वेश्चन करेंगे कि मान लेते हैं मंत्री से जो एमपी है उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप जो है ये ड्रेन फैसिलिटी ये सब कब दीजिएगा, ताकि जो बाढ़ का पानी है वो आसानी से निकास हो सके, बांध वगैरह कब बनाइएगा, ये सब। तो जो मंत्री है उसने कुछ गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया कि जो है बांध तो ऑलरेडी बन चुका है, या फिर इतने रुपए का बांध जो है वो प्रपोज्ड है, पर ऐसा कुछ है नहीं, ना तो बांध ऑलरेडी बना है ना ही प्रपोज्ड हुआ है अभी तक। तो गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो मंत्री जो गलत इन्फॉर्मेशन दिया एमपी को यानी सांसद महोदय को, वो जो है मंत्री के ऊपर एक मोशन ला सकते हैं जिसका नाम रहेगा प्रिविलेज मोशन, ठीक है। प्रिविलेज मोशन, ये मोशन क्यों वो लेके आ रहे हैं, मतलब क्योंकि इनका विशेष अधिकार का हनन हुआ है, इसको विशेषाधिकार प्रस्ताव बोलते हैं हिंदी में। तो इनके विशेष अधिकार का हनन हुआ है, इनको गलत जो सूचना है वो दी गई है एमएल जो मंत्री हैं उनके द्वारा। समझ आया? तब ये लेके आते हैं इस तरह का विशेष अधिकार प्रस्ताव कि मेरे विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मुझे सही सूचना मिलनी चाहिए थी मगर मुझे गलत सूचना दी गई है, ठीक है। ये होता है कि मंत्री के काम को क्रिटिसाइज करने के लिए ये लाया जाता है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स जो है ये प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है। देखो, आप लोग सुने होंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो जो भी क्या कहते हैं लोकसभा या राज्यसभा का बैठक होता है, जो पहली बैठक होती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा उसका वो किया जाता है। प्रेसिडेंट उसमें अपना स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, पहला बैठक। और दूसरा 15 अगस्त 26 जनवरी वाला बैठक में भी प्रेसिडेंट अपना भाषण देते हैं, ठीक है। तो साल का पहला बैठक हो या फिर एकदम पहला बैठक इलेक्शन के बाद जो नया सब बन के आया है उसका पहला बैठक हो, या फिर 26 जनवरी और जो 15 अगस्त है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो आकर के संबोधित करते हैं। किसको? जो हाउस है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसको संबोधित करते हैं। तो जब प्रेसिडेंट संबोधित कर लेते हैं तो उसके बाद प्रेसिडेंट के लिए मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव, कि आपने जो भी बोला उसके लिए धन्यवाद। तो ये कौन लेके आता है? ये सरकार लेके आएगी। विपक्षी पार्टी क्यों ही धन्यवाद देगा? तो सरकार जो है, पक्ष का जो पार्टी है वो लेकर के आता है धन्यवाद प्रस्ताव प्रेसिडेंट के लिए। इट इज़ अ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द प्रेसिडेंट एड्रेस एट द कमेंसमेंट ऑफ द लोकसभा। इन लोकसभा की शुरुआत वगैरह में जब प्रेसिडेंट अपना भाषण देते हैं, संबोधन करते हैं, तो उनके लिए ये लाया जाता है। और इसका पास होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये सरकार लेके आई है। सरकार जब भी कोई बिल, कोई भी प्रस्ताव लेके आती है तो पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सरकार अगर कोई बिल लाई और वो पास नहीं होता है तो इसका मतलब है कि सरकार पर लोगों का विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाएगा पक्ष और सरकार गिर सकती है।
तो मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है इसका भी पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं पास हुआ तो ये माना जाएगा कि सरकार जो है उसमें विश्वास नहीं है और सरकार गिर सकती है। और लास्ट है आपका कट मोशन, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। प्रपोज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अ डिमांड इन द बजट, वही ये तो समझा ही चुके हैं ऑलरेडी। बजट में जो भी मांग किया जाता है उसको कम करने के लिए, खर्चे को कम करने के लिए विपक्षी पार्टी लेके आती है कट मोशन। देयर पासेस बाय द लोकसभा, अगर ये लोकसभा में पास हो जाता है तो फिर खर्चा को कम करना पड़ता है। ठीक है, सरकार को हो सकता है रिज़ाइन करना पड़ जाए अगर ये लोकसभा में पास हुए, क्योंकि ये विपक्षी पार्टी का है ना, विपक्षी पार्टी का ये मोशन है, प्रस्ताव है। ठीक है, अमाउंट्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीड टू इट्स रेजिग्नेशन। मतलब वही है, अगर ये पास हो गया तो फिर विपक्षी पार्टी को लगेगा कि अरे हम जो लेके आ रहे हैं वो पास हो रहा है, इसका मतलब कि सरकार में लोगों का विश्वास नहीं है। तो देखो, पास डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि ज़्यादातर जो पक्ष वाली पार्टी जो भी बिल लेके आती है, जो भी कानून लेके आती है, वो पास हो जाता है, और जो विपक्ष की पार्टी अगर अच्छा भी बिल और कानून लेके आता है वो पास नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द बिहार बजट 2024-25 इन द स्टेट असेंबली। देखो, बिहार बजट 2024-25 से ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या था कि सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो बिहार बजट में किस चीज़ पे किया गया था, और ऑप्शन था एजुकेशन पे। ठीक है, और उसी से ये दूसरा क्वेश्चन है कि किसने प्रेजेंट किया था। तो हमने बिहार बजट 25-26 बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर लिया, क्योंकि इस साल 25-26 पूछा जाएगा जो मार्च में आ चुका है। 24-25 तो पुराना हो गया ना हमारे लिए। तो आप जब ये पूरा डिस्कशन हो ही चुका है, पर इसका आंसर था सम्राट चौधरी। जो अभी भी इसका आंसर सम्राट चौधरी है। 25-26 भी इन्होंने ही, सम्राट चौधरी जी ने ही, क्योंकि यही वित्त मंत्री हैं हमारे। जो वित्त मंत्री होता है वही प्रस्तुत करता है ना बजट को। तो बिहार के वित्त मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। तो इन्होंने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये हो गया। देख लीजिए, इस क्वेश्चन में हम लोग को डिस्कस नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो जब हम देखो, जैसे ही आप लोग ये 17वां का ये पेपर के बाद अगला पेपर जब हम स्टार्ट करेंगे 69, 68 ये सब, तो डिस्कशन बहुत ही कम हो जाएगा आप लोग का, क्योंकि सारे टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी डिटेल वाइज डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और रिवाइज करते रहिए। कहीं कोई आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग पूछिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे PDF भी है, वो भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।